टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 जून से 10 जुलाई तक के 30 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वैश्विक समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई? इसका सही उत्तर है 26 जून। 26 जून 2020 को वैश्विक समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी। इसे 26 जून 1945 में एक घोषणा पत्र पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। इस घोषणा पत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति के लिए कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख सिद्धांत है कि सभी सदस्य राष्ट्र एक समान एवं संप्रभुता संपन्न है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन आरंभ किया है। भारत इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने अनौपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने 30 जून को औपचारिक रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रभावों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भर में ड्रग्स के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 26 जून। विश्व भर में 26 जून को ड्रग्स के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020 मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान अर्थात बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से छुटकारा पाना तथा सामाजिक सशक्तिकरण को महत्व देना है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संकल्प 42/112 के अंतर्गत प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाए जाने वाले डे ऑफ द सी फेयरर का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है सी फेयरर्स आर की वर्कर्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नाविकों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जून को डे ऑफ द सी फेयरर के रूप में मनाया जाता है। 2011 में फिलीपींस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अर्थात CPIC में एक संकल्प द्वारा नामित किए जाने के बाद पहली बार डे ऑफ द सी फेयरर मनाया गया था। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन अर्थात IMO ने 2010 में नाविकों के योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 25 जून को नाविक दिवस मनाने की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच का विकास किस संगठन ने किया है?
इसका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस एंटी टॉर्पीडो डेकॉय प्रणाली अर्थात मारीच का डिजाइन एवं विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशालाओं NSTL व NPOL में किया गया है। NSTL अर्थात नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला है। विशाखापत्तनम में स्थित इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य अंडर वाटर हथियारों एवं संबंधित प्रणालियों के लिए अनुसंधान एवं विकास करना है। NPOL अर्थात नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी नौसेना की भौतिकी एवं महासागरीय प्रयोगशाला है एवं यह केरल के कोच्चि में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 आरंभ की है? इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस अर्थात 26 जून के अवसर पर सबसे ज्यादा प्रभावित 272 जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नशीले पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित लोगो और टैगलाइन तथा नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए बनाए गए 9 वीडियो स्पॉट्स भी जारी किए। इस कार्य योजना के भाग इस प्रकार हैं: जागरूकता फैलाने से जुड़े कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और विद्यालयों पर जोर, अस्पतालों में उपचार सुविधाओं पर जोर और सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा संकल्प पर्व किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आरंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 30 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है। इस अवधि में संस्कृति मंत्रालय यह अपेक्षा रखता है कि उसके सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी और संबद्ध संस्थान अपने अपने परिसरों में या उसके आसपास ही जहां भी संभव हो वहां पेड़ अवश्य ही लगाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने उन 5 पेड़ों को प्राथमिकता दी है जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित किया गया है और जो देश की जड़ी बूटी संबंधी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। संस्कृति मंत्रालय से संबंधित संगठनों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन 5 पेड़ों को लगाने के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी अपनी पसंद का कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाए। इसके साथ ही संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी पूरे वर्ष अपने द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करें ताकि वह सदैव सुरक्षित एवं फलता फूलता रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी ने वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5% संकुचित होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसका सही उत्तर है S&P अर्थात स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है इकोनॉमिक रिसर्च एशिया पैसिफिक लॉसेज नियर $3 ट्रिलियन एज अ बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष में 5% तक सिकुड़ने की उम्मीद है। S&P ने 2020 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के 1.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 जून। दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम सतत विकास लक्ष्य 3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं सतत विकास लक्ष्य 5 अर्थात लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना है। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा एवं सुरक्षा नियमों के मद्देनजर
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 को आभासी रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह दिवस 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देने हेतु मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। सामाजिक आर्थिक नियोजन व सरकारी क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व को लेकर उनके योगदान की स्मृति में उनका जन्मदिन सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं संस्थानों में आधिकारिक सांख्यिकी विदों के असाधारण योगदान के सम्मान में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की भी घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि इस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक गहन देखभाल इकाई अर्थात आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है। इसका सही उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर रिकॉर्ड 35 दिनों में विकसित किया है। हाल ही में वेंटिलेटर के प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो अब व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में है। यह वेंटिलेटर केवल भारत में बने घटकों या उन घटकों का उपयोग करता है जो घरेलू बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं। टीम ने रिकॉर्ड 35 दिनों में वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर को दबाव सेंसर का उपयोग करके बनाया गया है। इस सेंसर के अलावा वैज्ञानिकों ने रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर का भी प्रयोग किया है। वेंटिलेटर में दबाव और प्रवाह मापदंडों को PLC बोर्ड का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। PLC बोर्ड एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोर्ड है। यह मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। वेंटिलेटर में संपीड़ित हवा के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। इसमें उपयोग किए गए सभी घटक भारत में बनाए गए हैं, अतः यह वेंटिलेटर 100% स्वदेशी है। इस शोध से भारत की वेंटिलेटर की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में देश में लगभग 40,000 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। हालांकि वेंटिलेटर के उपयोग और मांग में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि कोविड-19 मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है गगनयान। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण प्रभावित नहीं होगा। गगनयान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2018 में की गई थी। इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां 3 से 7 क्रू के सदस्य अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन व्यतीत करेंगे। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि इसरो की गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र अर्थात इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस नामक एक नवीन नियामक संस्था की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। 29 जून 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को सस्ता आवास प्रदान करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास और विकास परियोजना। दोनों परियोजनाओं के लिए ऋण विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रदान किया गया है। इस ऋण की पूरी होने की कुल अवधि 20 वर्ष है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय में खोजे गए दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ग्लोबा एंडरसोनी। लगभग 136 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पुणे एवं केरल के शोधकर्ताओं की टीम ने तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय में ग्लोबा एंडरसोनी नामक एक दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे की प्रजाति को पुनः खोज निकाला है। यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें सिक्किम हिमालय एवं दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला शामिल है। इस पौधे को आमतौर पर डांसिंग लेडीज या स्वान फ्लावर्स के रूप में जाना जाता है। इस पौधे को इससे पहले वर्ष 1875 में देखा गया था, जिसके बाद इसे विलुप्त मान लिया गया था। इस प्रजाति के संग्रह के आरंभिक रिकॉर्ड वर्ष 1862 से 70 की अवधि के मध्य के थे, जब इसे स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थॉमस एंडरसन ने सिक्किम एवं दार्जिलिंग से एकत्र किया था। इसके बाद वर्ष 1875 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर जॉर्ज किंग ने सिक्किम हिमालय से इसे एकत्र किया था। ग्लोबा एंडरसोनी की विशेषताएं सफेद पुष्प, गैर अनुबंध परागकोश, पीला अधर आदि हैं। इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्त प्राय अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड और संकीर्ण रूप से स्थानिक अर्थात नैरोली एंडेमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक आरंभ करने की घोषणा की है। यह सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज अर्थात ILBS में स्थापित की जाएगी और इसे दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। इस थेरेपी में उन रोगियों से रक्त निकालना शामिल है जो कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा और एंटीबॉडी का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नए वायरस G4 की खोज किस देश में की गई है? इसका सही उत्तर है चीन। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस G4 की खोज की गई है, जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफी मिलता जुलता है। इस G4 वायरस का पूरा नाम G4EA-H1N1 है। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता विद्यमान है। चीन में सुअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहां के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर सहित कई संस्थानों में वैज्ञानिकों द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था। यह निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011 से 18 के बीच चीन के 10 प्रांतों में सुअरों के 30,000 से अधिक स्वैब नमूनों को एकत्र करके शुरू किया गया था। इस नमूनों में से शोधकर्ताओं ने 179 स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था, जिनमें से अधिकांश नमूने नए G4 वायरस के थे। परीक्षणों में पाया गया कि यह वायरस जूनोटिक अर्थात पशु से मानव में संक्रमण उत्पन्न कर सकता है, किंतु अभी तक वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण के कोई साक्ष्य नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार नया G4 वायरस H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है, जो वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार था। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सूचित किया है कि राज्य सरकार 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। यह एक डोर टू डोर सर्वे होगा। यह अभियान राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता को दोगुना करके 4,000 से 8,000 कर देगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगएक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते? इसका सही उत्तर है माई गॉव अर्थात मेरी सरकार। भारत के AI सक्षम माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी महोत्सव कॉगएक्स 2020
में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। माईगॉव द्वारा जीते गए पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में हैं। बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, पीपुल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। कॉगेक्स पुरस्कारों को एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्वश्रेष्ठ और विश्व भर में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की? इसका सही उत्तर है यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी अर्थात जीईएम रिपोर्ट जारी की है। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 फैलने की वजह से बंद किए गए शैक्षणिक संस्थानों के कारण 154 करोड़ छात्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में अल्प और मध्यम आय वाले कम से कम 40% देश कोविड-19 से उपजे संकट के कारण लागू लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने के दौरान छात्रों को पढ़ने का उचित माध्यम उपलब्ध कराने में विफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार 10% से कम देशों में ऐसे कानून हैं जो शिक्षा में समावेश सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। यूनेस्को ने सभी देशों से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया जो पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने में लगभग असफल रहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के केवल 41 देशों में आधिकारिक रूप से सांकेतिक भाषा को मान्यता दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे जीव कोआला के किस देश से 2050 तक विलुप्त होने की संभावना है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष तक चली एक संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया है कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहां के न्यू साउथ वेल्स राज्य से वर्ष 2050 तक कोआला की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। कोआला एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई जीव है। आमतौर पर कोआला को भालू कहा जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला मार्सुपियल है। इसका वैज्ञानिक नाम फास्को लार्क्टोस सिनेरेउस है। यह शाकाहारी होता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34 से 36 दिनों के बाद जन्म लेता है और इसके बाद लगभग 6 माह तक पेट के पाउच अर्थात थैले में इसका विकास होता है। इसे IUCN की रेड डाटा बुक के अंतर्गत सुभेद्य अर्थात वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेजी से कमी आई है। इस जीव का मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियां हैं। ध्यातव्य है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से यूकेलिप्टस के पत्तों की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में किन 2 प्रजातियों को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और इलूसिव प्रिंस। हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में 2 नई प्रजातियों स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और इलूसिव प्रिंस को शामिल किया गया है। लेपिडोप्टेरिस्टों ने भारत में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित विजयनगर से, जबकि इलूसिव प्रिंस को नामदफा नेशनल पार्क की परिधि में मियाओ में खोजा था। लेपिडोप्टेरिस्ट एक कीट विज्ञानी होता है जो तितलियों एवं पतंगों का संग्रह व अध्ययन करता है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को सर्वप्रथम चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीट वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इलूसिव प्रिंस मूल रूप से पूर्वी एशियाई देश वियतनाम से संबंधित है और यह पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति ब्लैक प्रिंस के समान होती है। भारत में तितली की 2 प्रजातियां ब्लैक प्रिंस एवं ब्राउन प्रिंस रोहाना जीनस से संबंधित है। इलूसिव प्रिंस का वैज्ञानिक नाम रोहाना टोनकिनिआना है। इसका नाम उत्तरी वियतनाम में स्थित टोनकिन के नाम पर रखा गया था, जहां इसे पहली बार खोजा गया था। इन 2 तितली प्रजातियों से संबंधित विवरण को
बायोनोट्स जर्नल के अप्रैल से जून संस्करण में प्रकाशित किया गया है। भारत में अब तितली की 1327 प्रजातियां हो गई हैं, जो वर्ष 2015 में 1318 थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्रियान्वित कर रहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण का विवरण जारी किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल मुफ्त दिया जाता है। अब तक इसके अंतर्गत अप्रैल में 93% और मई में 91% तथा जून में 71% लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जा चुका है। इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है। इस अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर तक कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किन भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को दूर करने के प्रयासों में योगदान देने वाले 2 प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उन 38 प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष के अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर प्रतिष्ठित अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी की पुलित्जर पुरस्कार विजेता किताब द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर है। 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राज चेट्टी हार्वर्ड के इतिहास में सबसे युवा प्रोफेसरों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त वह एक शोध लैब अपॉर्चुनिटी इनसाइट भी चलाते हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता के अवरोधकों की पहचान करना और इनसे निपटने के लिए नीति बनाना है। ध्यातव्य है कि प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। इसका सही उत्तर है अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय अंकटाड अर्थात यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में एक रिपोर्ट कोविड-19 और पर्यटन आर्थिक परिणामों का आकलन अर्थात कोविड-19 एंड टूरिज्म असेसिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज शीर्षक से जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम $1.2 ट्रिलियन या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.5% तक कम हो सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 8 महीने तक रोक लगी रहती है तो क्षति $2.2 ट्रिलियन या वैश्विक जीडीपी का 2.8% तक हो सकता है। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है सिंधु नदी। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान को हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नीमू भारतीय सेना के रिजर्व ब्रिगेड का मुख्यालय है जो कारगिल के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ जास्कर घाटी के नीमू में पदुम से एक सड़क का निर्माण कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नाम से संस्कृत भाषा में अपना पहला समाचार कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया
रेडियो। 4 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया रेडियो अर्थात AIR FM न्यूज चैनल द्वारा 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 20 मिनट की अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ने समाचार कार्यक्रम को संस्कृत साप्ताहिक की नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, उस महाद्वीप का नाम क्या है जिसका मानचित्र हाल ही में भूवैज्ञानिकों द्वारा जारी किया गया? इसका सही उत्तर है जीलैंडिया। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का नया मानचित्र जारी किया। जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूरब में 2 मिलियन वर्ग मील अर्थात लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे है। इस महाद्वीप का 94% हिस्सा जल के भीतर है। वहीं भूगर्भीय अर्थात जियोलॉजिकल दृष्टि से यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से अलग है। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से महाद्वीप का दर्जा दिया गया था। यह भूपर्पटी के डूबे हुए टुकड़ों का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। गोंडवाना का निर्माण तब हुआ था जब प्राचीन एकल महाद्वीपीय भाग पैंजिया 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था। गोंडवाना के निर्माण के बाद भी विखंडित भाग की सतह लगातार पुनर्व्यवस्थित होती रही। जीलैंडिया ऐसी ही एक पुनर्व्यवस्थित संरचना है। नए मानचित्र में जीलैंडिया की बेथिमेट्री अर्थात समुद्र तल का आकार के साथ साथ इसके विवर्तनिक इतिहास को भी दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ज्वालामुखी एवं विवर्तनिक गति ने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार प्रदान किया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 तक जीलैंडिया को सूक्ष्म महाद्वीप के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किंतु इसकी सीमाओं के परिभाषित होने तथा लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित होने एवं समुद्री पर्पटी के ऊपर स्थित अर्थात निर्मित होने के कारण वर्ष 2017 में इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जा रही संभावित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कोवैक्सिन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR ने कोवैक्सिन नामक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके चरण 1 और 2 मानव नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने की अनुमति दी है। हाल ही में ICMR ने घोषणा की है कि इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए वह विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार कार्य कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2020 से लंदन में शुरू हो रहे भारत वैश्विक सप्ताह 2020 अर्थात इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन का थीम क्या है? इसका सही उत्तर है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। 9 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने लंदन में शुरू हो रहे भारत वैश्विक सप्ताह 2020 अर्थात इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन की थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के व्यापारिक एवं विदेशी निवेश प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सामरिक एवं सांस्कृतिक अवसरों की खोज करना एवं इन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों को समझना तथा उचित निर्णय लेना है। यूनाइटेड किंगडम स्थित मीडिया हाउस इंडिया इंक समूह इस कार्यक्रम को वार्षिक तौर पर आयोजित करता है। इस सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी भाग लेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों 9 से 11 जुलाई 2020 तक चलेगा, जिसे 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस आयोजन से देश के इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस वर्ष इस सम्मेलन को कोविड-19 के कारण आभासी रूप में आयोजित किया जाएगा। गोल्डन बर्डविंग, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, जीवों के किस परिवार से संबंधित है? इसका सही उत्तर है तितली।
बायोनोट्स नामक एक शोध पत्र के नवीनतम अंक के अनुसार गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। अब तक दक्षिणी बर्डविंग नाम की एक और तितली ने 88 वर्ष तक देश का सबसे बड़ा तितली होने का रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के डीडीहाट से, जबकि नर गोल्डन बर्डविंग मेघालय के शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय से खोजा गया। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। इससे पहले सबसे बड़ी भारतीय तितली जो वर्ष 1932 में खोजी गई थी वह दक्षिणी बर्डविंग प्रजाति से ही संबंधित थी, जिसे तब कॉमन बर्डविंग वैज्ञानिक नाम ट्राइडस हेलेना की उप प्रजाति के रूप में जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगार युवाओं हेतु महाजॉब्स पोर्टल आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। 6 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले महाजॉब्स पोर्टल को आरंभ किया। इस पोर्टल ने इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और केमिकल्स सहित 17 आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की है। इस पोर्टल में स्थानीय युवाओं, जिनके लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन का प्रावधान किया है। इससे पूर्व महाराष्ट्र में रोजगार विनियमन केंद्र बेरोजगारों के बारे में जानकारी प्रदान करता था, किंतु वास्तव में कितने युवाओं को रोजगार मिला इसकी जानकारी प्रदान नहीं करता था। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। ध्यातव्य है कि कोविड-19 के मद्देनजर महाराष्ट्र में एक ओर जहां रोजगार सृजन की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कुछ उद्योगों में नौकरियों में हो रही छंटनी को भी रोकना है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।